जय हिंद साथियों। बिहार जीविका के क्लास में हम लोग 3 क्लास लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चौथा क्लास है और पिछले क्लास में ग्रामीण विकास की अवधारणा टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर दिए हैं और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा और उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जीविका का बहाली बड़े स्तर पर इस बार आया है और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर दोनों में कंपटीशन काफ़ी होने वाला है। इसको देखते हुए हम लोग यूथ कंपटीशन बुक को पूरा ख़त्म करने का प्रण लिए हैं। इसको ख़त्म करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो जितने भी लड़कियां देख रही हैं उनके लिए तो ये क्लास रामबाण है। और आप ही को ध्यान में रखते हुए बड़े आसान शब्दों में इस किताब को हम लोग डील करते हैं। और पिछले लगभग 3 वीडियो में आप लोग का जो रिस्पांस रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। और आज का टॉपिक हम लोग का है गरीबी उन्मूलन के लिए मुख्य सरकारी योजनाएं और उनकी विशेषता। जो आज का टॉपिक हम लोग का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन लगभग 3 क्वेश्चन तो 100% इसमें रहेगा और 3 से ज़्यादा क्वेश्चन भी रहने की संभावना है। टॉपिक क्या है? गरीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख सरकारी योजना और उनकी विशेषता। इसमें टॉपिक हमारा सब टॉपिक क्या होने वाला है? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। देखिए, गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसमें उसी का एक पार्ट है जीविका। SHG जो ग्रुप है गरीबी उन्मूलन के ही तहत आता है। तो मनरेगा आ गया, दीनदयाल उपाध्याय योजना हो गया, किसान सम्मान निधि योजना हो गया। ये सभी योजना जो है गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार चलाती है। तो आज हम लोग पहले हर एक टॉपिक को, पिछले क्लास में तो हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव किए थे, लेकिन इस क्लास में हम लोग पहले थ्योरीज का पढ़ लेंगे यानी सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे। उसके बाद इसके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे उसको पढ़ लेंगे। तो चलिए, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का ये बैच होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाएंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हम लोग का क्या है? महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। इसके बारे में जानते हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, इसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है। पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, इसको शॉर्ट में मनरेगा कहते हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई एक योजना है। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसको याद रखेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, पूछा जा सकता है। जो मार्क करते चलेंगे उसको आप लोग ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके सदस्य स्वेच्छा से अकुशल कार्य करने के लिए तैयार हों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन रोजगार प्रदान किया जाता है। देखिए, इसका कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इस योजना से जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं जिसमें काम जो है अकुशल कार्य होता है, यानी इसके लिए कोई कौशल की ज़रूरत नहीं होती है, आप यह काम करना चाहते हैं तो इसमें जुड़ सकते हैं, कोई कौशल की आवश्यकता नहीं है। और इसमें सरकार जो है साल भर में यानी 365 दिन में आपको ये गारंटी देती है कि आपको 100 दिन काम तो ज़रूर दिया जाएगा। तो 100 दिन काम आपको मिलेगा। अगर सरकार काम देने में असफल रहती है फिर भी आपको 100 दिन का पैसा मिलेगा। तो यही है कि 100 दिन का काम की गारंटी देना होता है इसमें। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा 2005 के रूप में पारित किया गया। इसका नाम पहले क्या था? नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका नाम था, जो 2005 में आया। तो नरेगा कब आया? 2005 में। तथा 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, इसमें 3-4 क्वेश्चन हो गए। क्या हो गए कि पहला इसका नाम क्या है? तो नरेगा नाम है।
नरेगा क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये कब आया अधिनियम? तो 2005 में आया। कुछ दिन बाद यानी 2 अक्टूबर को क्या होता है? याद कर लीजिए आप लोग, गांधी जयंती होता है, महात्मा गांधी का जयंती होता है। तो महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम रख कर दिया गया। तो इसका नाम कब बदला गया? 2009 में। कब? 2009 में 2 अक्टूबर। बार बार आपको हम रिपीट कर रहे हैं एक बात को, तो इसको याद कर लीजिएगा मेरे साथ। आप लोग जहाँ भी पढ़िए बोलते जाइए, मुझसे बोलते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा, और क्लास में ही सब याद करा देंगे आपको हम। चलिए, योजना का लाभ, इसके लाभ पर लेते हैं। आवेदक को आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार की गारंटी मिल जाती है। यानी आप आवेदन करते हैं तो उसके 15 दिन के भीतर ही आपको काम की गारंटी मिलती है। आपको काम दिया जाएगा, नहीं तो आपको वेतन दिया जाएगा। ठीक है। यदि संभव हो तो आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में और किसी भी स्थिति में ब्लॉक के भीतर ही काम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसका जो है नियम बनाया गया है कि आपको 5 किलोमीटर के भीतर ही काम दिया जाएगा। आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही काम दिया जाएगा, और किसी भी परिस्थिति में ब्लॉक के अंदर ही काम दिया जाएगा, ब्लॉक के बाहर आपको काम नहीं मिलेगा। ठीक। यदि आवेदक कार्यस्थल से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी रहता है तो उसे यात्रा एवं निर्वाह भत्ता के लिए न्यूनतम वेतन का 10% आपको पैसा मिलता है। देखिए, अगर आपका कार्यस्थल यानी जहाँ काम करने जाते हैं वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है, तो आपको जो है 10% जो आपका वेतन मिलेगा। मान के चलिए आपका वेतन 300 रुपया है। मान के चलिए आपका वेतन 300 रुपया है। 300 का 10%, 1/10 होता है, तो 300 का 10% यानी 30 रुपये आपको जो है रेंट यानी यात्रा के लिए रेंट दिया जाएगा। मजदूरी 1 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में दी जाती है। यानी आपकी मजदूरी को कितने दिन में दिया जाएगा? या तो साप्ताहिक तौर पर दिया जाएगा, नहीं तो 15 दिन पर दी जाएगी। पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा। यहाँ पुरुष और महिला को में भेदभाव नहीं किया जाता, दोनों को वेतन समान ही दिया जाता है। ठीक है। और पैसा कहाँ आता है? तो आपके खाते में पैसा आता है, पैसा आपके खाते में ही आएगा। प्रत्येक कार्यस्थल पर छाया, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। जहां आप काम कीजिएगा वहां पर छाया का मतलब हो गया कि ठंडे स्थल की व्यवस्था की जाएगी, पानी पीने के लिए दिया जाएगा, और प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड जो होता है, आपको फर्स्ट एड उपलब्ध कराया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय किया गया है। उपयुक्त कार्यों की पहचान यानी कि कार्य का जो है पहचान करना है। जागरूकता एवं विशेष प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करके विकलांग व्यक्तियों को संगठित करना। देखिए, विकलांग व्यक्तियों को भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम करना है। बड़े ग्राम पंचायतों के मामले में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से चिन्हित कार्य दिया जाएगा। कार्यस्थल पर पेयजल उपलब्ध कराने, शिशु गृह आदि का प्रबंधन करने के लिए साथी और कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यस्थल एवं औजारों और उपकरणों की सुविधा को अपनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विकलांग व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना भी इसका उद्देश्य है। ऐसे परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। विशिष्ट रंग का विशेष जॉब कार्ड प्रदान करें। एक विशिष्ट रंग का विशिष्ट जॉब कार्ड भी आपको दिया जाता है। विशिष्ट नागरिकों के लिए विशेष ध्यान एवं प्रावधान, इसमें कहा है विशिष्ट नागरिकों के लिए विशेष ध्यान और प्रावधान क्या क्या किया जाता है, आइए इसको देख लेते हैं। विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक समूह बनाए जा सकते हैं तथा ऐसे विशेष कार्यों की पहचान की जा सकती है जिनमें कम शारीरिक प्रयास की आवश्यकता हो
तथा उन्हें इन समूह को आवंटित किया जा सकता है। जैसे देखिए कि जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, यानी जिसका वजन उम्र जो है 60 वर्ष के करीब है या 60 वर्ष से ज़्यादा होने वाला है, उनके लिए, उनके वैसे मजदूर के लिए एक तो समूह उनका बनाया जाता है, ठीक है, उसका समूह बना दिया गया और समूह में बनाकर वैसे काम को दिया जाता है जिसमें शारीरिक प्रयास यानी शारीरिक क्षमता, शारीरिक जो वर्क प्रेशर है वो थोड़ा कम होना चाहिए। तो इस तरह से काम का बंटवारा किया जाता है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए विशेष दान एवं प्रावधान प्रदान किए जाने वाले विशेष जॉब कार्ड इन परिवारों के विस्थापित होने तक वैध रहेगा तथा जैसे ही वे अपने मूल निवास स्थान पर वापस लौटेंगे इनकी वैधता समाप्त हो जाएगी। जैसे कुछ लोग होता है कि अपना निवास स्थान चेंज कर लेते हैं, कहीं अलग जाके बस जाते हैं, तो वहाँ के लिए आपको अगर आपको मिलता है जॉब कार्ड तो वहाँ के लिए तो कार्ड वैलिड रहेगा, लेकिन जैसे ही आप अपना मूल निवास स्थान पर आ जाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। अब मनरेगा हेतु पात्रता, इसका पात्रता का कहने का अर्थ है कि मनरेगा में जुड़ने के लिए जो क्वालिफिकेशन कहिए वो क्या होना चाहिए वही बता रहा है। तो आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी आप मनरेगा से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी एज तो पहले 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहिए और ये आप ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तभी इस योजना से जुड़ पाएंगे। आवेदक का दस्तावेज, क्या दस्तावेज आपको लगेगा, तो आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। आवेदक के परिवार के सभी मनरेगा जॉब कार्ड आवेदकों का नाम एवं आयु लिंग, आवेदक के परिवार के जितने भी मनरेगा जॉब कार्ड आवेदकों का नाम आयु लिंग लिया जाता है। गांव, ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक का नाम आपको भरना है। पहचान प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इंदिरा आवास योजना, भूमि सुधार लाभार्थी है या नहीं, इसका विवरण भी दिया जाता है, लेना है कि आवेदक जो है अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से है, इंदिरा आवास का लाभ उसको मिला कि नहीं, भूमि सुरक्षा का लाभार्थी है या नहीं, इसका भी विवरण देना होता है। आपके अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर आपसे लिया जाएगा लास्ट में। चलिए आवेदन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया के लिए वो पंजीकरण करना होता है। सभी कागजात आपको ग्राम पंचायत में जमा करना है। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको हम लोग शॉर्ट में देखते चलेंगे। कोई भी व्यक्ति पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक, देखिए गांव में जाइएगा तो एक पंचायत सचिव होता है या एक रोजगार सहायक होता है, उसके समक्ष आपको मिलना है, उनसे बोलना है कि हम रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से जुड़ना चाहते हैं। तो आपको जो डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंटेशन करके आपको इससे योजना से जोड़ दिया जाएगा। यही दिया गया है इसमें। ग्राम पंचायत विवरण का सत्यापन करेगी। देखिए अब जो आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उसका सत्यापन भी हो गया तो क्या परिवार वास्तव में एक इकाई जैसे आवेदन में बताया गया वैसा है, जैसा आपने आवेदन में डिटेल दिया है वैसा है, उसका जांच करेगा। आपके स्थानीय निवास का जांच करेगा, फिर सत्यापन करके आपको पूरी प्रक्रिया करके आपको इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। तो वही है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अभी विशेष इसमें नहीं दिया गया है, वही सब बात है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही कम है। चलिए यहाँ से अब आते हैं मनरेगा की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका मुख्य विशेषता में क्या है, रोजगार की गारंटी। कितने दिन की रोजगार की गारंटी देता है ये, तो 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। मुख्य विशेषता यही है। मनरेगा भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है। मुख्य विशेषता तो यही हो गया, ग्रामीण विकास पर ध्यान देता है। मनरेगा जो है ग्रामीण विकास पर ध्यान देता है। इसका भी विशेषता क्या है कि ग्रामीण विकास पर ध्यान भी देता है। मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण परिवार की आजीविका को सुरक्षा
आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। देखिए इसका दूसरा उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण विकास को बढ़ाना। जैसे इसमें जुड़ कौन सकता है, तो गाँव की महिला पुरुष जुड़ सकते हैं। और इसमें 100 दिन की रोजगार गारंटी क्यों दिया जाता है कि आपको अगर काम भी नहीं मिले फिर भी आप जो है फाइनेंशियली तौर पर भुखमरी से बचें और फाइनेंशियली तौर पर मजबूत हो। समावेशी और मांग संचालित, मनरेगा को मांग आधारित बनाया गया है, यानी ग्रामीण समुदाय की व्यक्त मांग के अनुरूप रोजगार के अवसर सृजित किए जाते हैं। महिलाओं की भागीदारी, यह अभियान कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसके लाभार्थियों में 1/3 महिलाएं हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि कम से कम 50% महिलाएं श्रमिक हो। देखिए इसका तीसरा विशेषता है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करता है। इसमें 1/3 महिलाएं की भागीदारी तो होना ही चाहिए, 1/3 महिला की भागीदारी होना चाहिए। और इसको प्लस कर सकते हैं तो प्लस करके 50% ले जाते हैं तो अति सुंदर। ये सरकार का उद्देश्य है। देखिए पारदर्शिता और जवाबदेही, इसमें होता है मनरेगा योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सोशल ऑडिट किया जाता है। इसमें ऑडिट भी किया जाता है कि जो मजदूर है उनका शोषण तो नहीं किया जा रहा है, 8 घंटे के जगह पर 12 घंटे तो नहीं काम लिया जा रहा है, उनको वेतन समय से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसका पैसा अगर मिल रहा है तो कोई बिचौलिए के हाथ में तो पैसा नहीं जा रहा है। तो इस सब चीज़ों के लिए सोशल ऑडिट किया जाता है। इस योजना की जानकारी जिसमें कार्य विवरण, मजदूरी और आवंटित धनराशि शामिल है, विभिन्न माध्यमों से जनता को उपलब्ध कराई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फंड, इलेक्ट्रॉनिक फंड का प्रबंधन, मनरेगा योजना में इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी EFMS का उपयोग श्रमिकों के बैंक खाते में सीधे वेतन हस्तांतरित करने, लीकेज को कम करने तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक का अभी तो आपको बताएं कि आपके पैसे जो है खाते में जाते हैं, तो खाते कैसे जाते हैं, तो EFMS जो है FMS के तहत जो है पैसा आपको खाते में भेजा जाता है ताकि किसी बिचौलिए के खाते में पैसे ना जाए। बिहार राज्य में मनरेगा के तहत श्रमिकों को दैनिक मजदूरी 245 रुपये से बढ़ाकर 255 रुपये कर दी गई है। यह नया मजदूरी 1 अप्रैल 2025 से लागू है। देखिए बिहार राज्य में मजदूरों की मजदूरी कितना है, 255 रुपये। पहले तो 245 ही था, मात्र सरकार ने 10 रुपये, मात्र 10 रुपये बढ़ाया है, जो कि काफ़ी समझ लीजिए कि कम है। इतना कम है कि इतना में आज के समय में किसी का दाल रोटी चलेगा ही नहीं, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 255 रुपये में आज भी लोगों को खटना पड़ रहा है। तो ये दिक्कत वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग का। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न, यानी अब ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं क्योंकि थ्योरी हम लोग ख़त्म कर लिए। तो अब हमको आशा है कि आप लोग को अच्छा से समझ आ रहा होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। कैसा लग रहा है आपको क्लास, ये कमेंट भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मनरेगा ग्रामीण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तभी हम लोग ने पढ़ा कि 2005 में पारित हुआ। उस समय इसका नाम क्या था, तो उस समय इसका नाम नरेगा था। 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2009 में कब किया गया था, 2 अक्टूबर को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा अधिनियम 2005 में भारत सरकार द्वारा पारित एक श्रम कानून है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की अकुशल शारीरिक श्रम कानूनी गारंटी योजना प्रदान करना है। देखिए मनरेगा किसके तहत पारित किया गया था, ग्रामीण रोजगार मंत्रालय के तहत पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनरेगा के तहत परिवार को कितने दिन काम देने की गारंटी दी जाती है, तो 100 दिन। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलता है। अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार गारंटी दी जाती है। जो अकुशल
शारीरिक श्रम करने को इच्छुक हो। इसमें जो है कोई कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, आपके पास कोई स्किल नहीं है फिर भी इसमें आपको काम मिल जाएगा। साथियों, जितने भी बता रहे हैं आपको हम, आप याद करते चलिएगा, क्योंकि बार बार जो है एक क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप लोग को याद कराने के लिए रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपने जब जितना बार हम बोलेंगे उतना बार अपने मुंह से बोलिएगा, तो आपको ये क्लास में ही याद पर हो जाएगा, आपको बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा फिर से वीडियो में आकर, तो आसानी से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। मनरेगा के तहत रोजगार मांगने पर रोजगार उपलब्ध न होने पर क्या दिया जाता है? तो यह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अगर आप मनरेगा में रोजगार मांग रहे हैं और मान के लिए कि आपके पंचायत में ग्राम स्तर पर रोजगार नहीं है, तो इसी स्थिति में आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मनरेगा अधिनियम में 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है, यानी मैक्सिमम आपको 15 दिन के भीतर काम मिलना ही चाहिए। अगर 15 दिन के भीतर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्कीम है सरकार का। आइए, मनरेगा योजना के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? तो मनरेगा योजना के तहत मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है। सीधे आपके बैंक खाते में पैसा का भुगतान किया जाता था। पहले तो ये पैसे कैश में मिलते थे, लेकिन अब सरकार पारदर्शिता के लिए अब सीधे बैंक खाते में आपके डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज देती है। मनरेगा भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम का उपयोग करके किया जाता है। इसमें मजदूरी सीधे लाभार्थियों के बैंक या डाकघर खातों में ट्रांसफर होता है। तो कैसे होता है? तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे आपके सीधे आपके खाते में पैसे जाते हैं। मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में अकुशल श्रम रोजगार को प्रदान करना। अकुशल ग्रामीण इलाकों में अकुशल श्रम रोजगार को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में अकुशल श्रम रोजगार को प्रदान करना है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी प्रदान किया जाता है। देखिए, इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ग्रामीण विकास भी तो इसका है उद्देश्य। तो देखिए, इसमें है कि आप किसी भी ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन तो हमको एक ही देना है, और कौन सा ऑप्शन ज़्यादा मजबूत हो रहा है। इसमें बता रहा है कि ग्रामीण इलाकों में अकुशल श्रम रोजगार, यानी कि आपको बार बार बता रहे हैं कि कोई इसके लिए आपको कौशल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये दोनों ऑप्शन में ज़्यादा जो है ये ऑप्शन को प्राथमिकता मिलना चाहिए, इसलिए इसका आंसर सी होगा। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनरेगा किस प्रकार का अधिनियम है? तो मनरेगा जो है रोजगार अधिकार अधिनियम है। मनरेगा कैसा है? रोजगार अधिकार अधिनियम है, जिसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दिया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वास्तव में एक रोजगार अधिकार अधिनियम है, जो ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को गारंटीकृत अकुशल शारीरिक श्रम संबंधी रोजगार का अधिकार प्रदान करता है। मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पंचायत की। मनरेगा में रोजगार कौन उपलब्ध कराता है? तो पंचायत उपलब्ध कराता है। कितने दूरी पर कराता है? तो 5 किलोमीटर मैक्सिमम आपके घर से दूरी होना चाहिए। 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होगा तो क्या होगा? आपको बेरोजगारी भत्ता आपको ट्रैफिक यानी कि भत्ता मिलेगा, यात्रा का भत्ता मिलेगा। यात्रा भत्ता मिलता है, और यात्रा भत्ता कितना मिलता है? तो 10% यात्रा के भत्ता आपको मजदूरी का 10% आपको दिया जाता है। जैसे बिहार में 255 रुपया मजदूरी है, तो 25 रुपये आपको यात्रा के लिए आपको पैसे अलग से दिए जाएंगे, अगर 5 किलोमीटर से दूरी पर आपको काम मिलता है तो। मनरेगा में रोजगार का प्रावधान ग्रामीण परिवारों को वयस्क सदस्यों को स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए
तैयार होने पर ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा का प्रारंभ किस जिले में हुआ? मनरेगा का प्रारंभ किस जिले में हुआ था सबसे पहले? तो ये प्रारंभ अनंतपुर में हुआ था। अनंतपुर कहाँ है? तो आंध्रा में है। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर जिले आंध्र प्रदेश से मनरेगा योजना की शुरुआत होती है। मनरेगा योजना की शुरुआत कब होती है? 2 फरवरी 2006 को। देखिए, ध्यान देने की बात है, मनरेगा योजना आया कब? तो 2005 में। मनरेगा योजना 2005 में आया, लेकिन लागू कब होता है पहला बार? तो 2 फरवरी 2006 को। तो अगर पूछेगा आपको कि मनरेगा योजना कब आया, तो इसका आंसर 2005 देंगे। मनरेगा योजना कब आया, तो अगर पूछेगा तो इसका आंसर 2005 देंगे। लेकिन पहली बार लागू कब हुआ ये पूछ लेगा तो 2 फरवरी 2006 को आंसर देंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर जिले के आंध्र प्रदेश से मनरेगा योजना की शुरुआत की गई। यह अधिनियम उत्पादकता को बढ़ाने, क्रय शक्ति में वृद्धि, संकटकालीन प्रवास को कम करने और गरीबों के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने में सहायता कर रहा है। मनरेगा में रोजगार किसके गारंटीकृत है? मनरेगा में रोजगार किसके लिए गारंटीकृत है? तो ग्रामीण परिवार के लिए। ग्रामीण परिवार के लिए मनरेगा में रोजगार गारंटीकृत है। मनरेगा में रोजगार ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। अगर 15 दिनों तक, मैक्सिमम 15 दिनों तक आपको काम नहीं दिया जाता है तो आपको क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता। इसके एवज में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा कराए जाते हैं? तो मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत काम जो है ग्राम पंचायत में कराए जाते हैं? तो 50% काम मनरेगा के द्वारा ही ग्राम पंचायत में कराना है, इसको सुनिश्चित करना होता है। मनरेगा के तहत यह प्रावधान है कि कम से कम 50% कार्यों का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना चाहिए, जैसा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर अस्थायी समिति की रिपोर्ट एवं अन्य आधिकारिक स्रोतों में बताया गया है। देखिए, ये अस्थायी पंचायती राज की अस्थायी समिति की रिपोर्ट है, उसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि मनरेगा ग्राम पंचायत में जितना भी वर्क आएगा उसका 50% काम मनरेगा के तहत ही होगा। मनरेगा के तहत किस स्तर की योजना की निगरानी की जाती है? किस स्तर की योजना की निगरानी की जाती है? तो मंडल स्तरीय समिति। मनरेगा के तहत किस स्तर पर योजना की निगरानी की जाती है? निगरानी कौन करता है? मंडल स्तरीय समिति करता है। मनरेगा का क्रियान्वयन बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था से होता है। मंडल या खंड स्तर पर योजना की निगरानी कार्यक्रम अधिकारी करता है, जो समांतर खंड विकास अधिकारी यानी वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। साथ ही यह ब्लॉक स्तर से जिला कार्यक्रम का समन्वयक यानी जिला अधिकारी या कलेक्टर के को रिपोर्ट भेजता है। वीडियो जो है किसको रिपोर्ट देता है? तो कलेक्टर को रिपोर्ट भेजता है। साथियों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ते चलिए। बीच में वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, जब भी वीडियो शुरू करिए तो पूरा देखिए। मनरेगा के तहत काम मिलने पर मजदूरी किस आधार पर मिलती है? मनरेगा के तहत काम मिलने पर मजदूरी किस आधार पर मिलती है? तो रोजाना काम के हिसाब से। आप जितने दिन काम करिएगा उतने दिन का मजदूरी आपको दिया जाएगा। मनरेगा के तहत काम मिलने पर मजदूरी रोजाना काम के हिसाब के आधार पर मिलती है, अर्थात मजदूरों को काम के दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी तय करती है। मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी कौन तय करता है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर यह तय करता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर यह तय करता है कि मजदूरी कितना देना है। देखिए, मनरेगा के तहत मजदूरी की लागत का अधिकांश हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता और कुछ सामग्री व प्रशासनिक लागतों को वहन करती है। मजदूरी और केंद्र और राज्य
सरकार मिलकर तय करती है। मजदूरी कौन तय करता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर तय करता है। मनरेगा के तहत रोजगार व्यवस्था कराने के अधिनियम की दूरी कितनी होनी चाहिए? मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की अधिनियम दूरी यानी अधिकतम अधिनियम दिया गया है, ये अधिकतम होगा। मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 5 किलोमीटर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि घर से मैक्सिमम 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराना होता है। यदि काम 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर उपलब्ध कराया जाता है तो मजदूरों को मजदूरी के अतिरिक्त 10% यानी उसकी एक दिन का मजदूरी का 10% यात्रा भत्ता के रूप में दिया जाता है, ट्रेवलिंग भत्ता के रूप में इसको मिलता है। मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान कितने दिनों में किया जाना अनिवार्य है? तो 7 या 15 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है। देखिए 7 भी ऑप्शन अगर रहेगा तो 7 या 15 दिन होता है, लेकिन अधिकतम मामला में 15 दिन ही आंसर लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डेज। मनरेगा के नियमों के अनुसार मास्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है। यदि 15 दिनों से अधिक देरी होती है तो श्रमिक देय विलंबित मजदूरी मुआवजे के लिए पात्र हो जाता है। अगर आप 15 दिन के अंदर श्रमिक को मजदूर नहीं देते हैं तो आपको विलंब मुआवजा भी देना पड़ेगा। मनरेगा में महिला सहभागिता का न्यूनतम प्रतिशत कितना अनिवार्य है? मनरेगा में महिला सहभागिता का न्यूनतम प्रतिशत कितना अनिवार्य है? तो देखिए 1/3 तो महिला होना ही चाहिए। इसको बढ़ाकर 50% तक अगर महिला की भागीदारी हो जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन 1/3 होना जरूरी है। मनरेगा के तहत लाभार्थियों में कम से कम 1/3 यानी 33.33% महिलाएं होनी चाहिए जिन्होंने पंजीकरण कराया हो, काम के लिए अनुरोध किया हो। यह अधिनियम महिलाओं के कार्यबल में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है और लैंगिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करता है। क्योंकि मनरेगा में है महिला और पुरुष दोनों को वेतन जो है यानी पैसा एक दिन का बराबर मिलता है। यानी बिहार में तो 255 रुपये है, तो महिला और पुरुष को दोनों को ही 255 रुपये ही मिलेगा। मनरेगा की अनुच्छेद से प्रेरित है। मनरेगा बोल रहा है मनरेगा किस अनुच्छेद यहाँ पर छूटा हुआ है, मनरेगा किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो मनरेगा अनुच्छेद 41 से प्रेरित है। मनरेगा का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 41 में। देखिए उल्लेख मनरेगा का अनुच्छेद 41 में उल्लेख नहीं किया गया, अनुच्छेद 41 से यह प्रेरित है। प्रेरित कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद 41 जो है डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी क्या है? नीति निर्देशक तत्व। हमारे संविधान में भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 41 में जो है सरकार को यह आदेश दिया गया या समझिए निर्देश दिया गया, सॉरी आदेश नहीं होगा, या निर्देश या सलाह दिया गया है कि सरकार जो है रोजगार की व्यवस्था करेगी। उसी के तहत जो है मनरेगा का स्थापना हुआ है। मनरेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से प्रेरित है, जो राज्य को आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के भीतर काम करने का अधिकार दिलाने के लिए प्रभावी प्रदान करने का निर्देश देता है। देखिए याद रखिएगा, निर्देश देता है, विशेष रूप से बेरोजगारी एवं अन्य अभाव की स्थितियों में। मनरेगा में कितनी आयु से ऊपर के व्यक्ति को कार्य का अधिकार है? तो 18 वर्ष। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए कार्य का अधिकार केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को ही है, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवासी हो, अकुशल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो। मनरेगा अधिनियम लागू करने वाली
पहली यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? मनरेगा अधिनियम जब लागू हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने और 2014 तक अपना यह कार्यकाल पूरा किए थे। और मनरेगा कब आया था? 2005 में आया था। तो उस समय प्रधानमंत्री 2000 मनमोहन सिंह थे। 2005 के यह अधिनियम मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाया गया। यह अधिनियम किसके द्वारा लाया गया? मनमोहन सिंह सरकार द्वारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें मनरेगा, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एफएसए जैसी योजनाएं शामिल हैं। राइट ऑफ एजुकेशन होगा यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन। और आरटीआई अलग है। आरटीआई भी एक जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म होता है आरटीआई का RIGST, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो ये भी अधिनियम आया था। यानी मनमोहन सिंह सरकार में क्या क्या आया? मनरेगा आया, शिक्षा का अधिकार आया और राइट टू इंफॉर्मेशन आया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एफएसए आया और आधार जैसी योजनाएं शामिल है। आधार कार्ड का जो है मूल समझ लिए, आधार कार्ड 2013 में ही बनकर तैयार हुआ था, जो कि एनडीए सरकार आया तो इसको पूरी तरह से पूरे देश भर में लागू किया गया। काम नहीं तो भत्ता, यह प्रावधान किस अधिनियम में है? तो यह प्रावधान मनरेगा में। काम नहीं तो भत्ता, अगर 15 दिन तक किसी को काम नहीं देते हैं तो आपको उसको बेरोजगारी भत्ता देना होगा। यह मनरेगा में प्रावधान है। मनरेगा में काम नहीं तो भत्ता का प्रावधान है, जिसे बेरोजगारी भत्ता कहा जाता है। अधिनियम की धारा 7(1) बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख किसमें किया गया है? तो यह उल्लेख जो है मनरेगा के धारा 7 के 1 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो वह बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। बेरोजगारी भत्ता आपसे मांग सकता है। मनरेगा के अंतर्गत कौन सी पहचान अनिवार्य है? मनरेगा के तहत श्रमिकों के बैंक खातों को आधार से जोड़ना और आधार आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि मजदूर सीधे लाभार्थियों को प्राप्त हो सके, धोखाधड़ी से कम हो। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें गलत आंसर दे दिया गया है, आधार कार्ड होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखेंगे। मनरेगा के अंतर्गत कौन सा पहचान अनिवार्य है? तो आधार, क्योंकि आधार के द्वारा ही आपके पैसे खाते में दिए जाते हैं। 1 जनवरी 2024 को यह प्रणाली लागू की और इसके लिए श्रमिकों को जॉब कार्ड को आधार से लिंक कराना आवश्यक कर दिया है। यानी जॉब कार्ड आपका आधार से लिंक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधार कार्ड। देखिए, मनरेगा में मजदूरी और सामग्री पर अधिकतम खर्च का अनुपात क्या है? तो मजदूरी और सामग्री पर अधिकतम खर्च का अनुपात दिया गया। जैसे आपको कोई काम मिला, आपको काम मिला तो उसके लिए अगर बजट दिया जाता है कुछ, तो बजट अगर आपका 100 रुपया बजट है तो इसमें 60 रुपये और 40 रुपये, 60 रुपये तो आपको मजदूरी ही देना है और 40 रुपये आपका सामान, उसका मटेरियल खरीद सकते हैं, लेकिन 60 रुपये आपको मजदूरी देना है। मजदूरी 60 रुपये देना है, इसको ध्यान रखेंगे। यही बात इसमें दिया गया है। मनरेगा के तहत सामग्री और मजदूरी खर्च का अधिकतम अनुपात 60:40 है, जिसमें 60% खर्च मजदूरी पर और 40% खर्च सामग्री पर किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि श्रमिकों को प्राप्त मजदूरी मिले और योजना का लाभ मिले और अधिक से अधिक काम मिले। मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया गया है? तो 2009 में 2 अक्टूबर, देखिए 2009 में कब कर दिया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी, देखिए मनरेगा नहीं नरेगा होगा, नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 में किया गया।
जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा को बदलकर मनरेगा कर दिया गया, जिसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। यही बात लिख रहा है। मनरेगा के अंतर्गत कौन सा कार्य प्राथमिकता में आता है? मनरेगा के अंतर्गत कौन सा कार्य प्राथमिकता में आता है? तो जल संरक्षण एवं भू संरक्षण, यह काम प्रथम प्राथमिकता में आता है। देखिए, मनरेगा के तहत ग्राम समुदाय एवं प्राथमिकता की तय की जाती है। मनरेगा के तहत ग्राम समुदाय द्वारा प्राथमिकता तय की जाती है। प्राथमिकता कौन तय करता है? ग्राम समुदाय करता है। लेकिन आमतौर पर जल संरक्षण और संचयन, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क तंत्र, बाढ़ नियंत्रण, सूखे से राहत जैसे प्राथमिकता में आते हैं। देखिए, इसमें बता रहा है कि मनरेगा के तहत प्राथमिकता में क्या आता है। तो प्राथमिकता तो कौन सा काम हो गया, इसका प्राथमिकता कौन तय करता है? तो ग्राम समुदाय। एक समुदाय बनता है और वही तय करता है कि पहले प्राथमिकता क्या होना चाहिए। लेकिन कोई आपातकालीन व्यवस्था आ गया तो उसमें को पहले प्राथमिकता दिया जाता है। जैसे बाढ़ आ गया तो उसके लिए अब ग्राम समुदाय का बैठक थोड़ी करेंगे। उस समय तो ग्राम पंचायत में जो काम हो रहा है, जो बजट है, उसको हम जो है बाढ़ पर लगा सकते हैं। नियंत्रण, सूखे के लिए राहत जैसी काम को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। जल संरक्षण यानी जल का बचत करना और उसका संचयन करना, वनीकरण यानी वन का रोपण करना, ये सब प्राथमिकता में आ जाता है। मनरेगा योजना में सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ग्राम सभा की। सोशल ऑडिट कौन करता है? ग्राम सभा मनरेगा में किया जाता है। मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट की मुख्य जिम्मेदारी ग्राम सभा और उनके द्वारा चुनी गई सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई की है, जिसमें जिला प्रशासन, जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य सरकारों की ओर से स्वतंत्र एवं सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी जैसे संगठन की भूमिका निभाते हैं। मनरेगा निधि किस खाते में जमा होती है? मनरेगा निधि किस खाते में जमा होती है? तो केंद्रीय समेकित कोष में जमा होता है। याद कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट ही लेंगे। मनरेगा निधि किस खाते में जमा होती है? तो केंद्रीय समेकित कोष में जमा होते हैं। मनरेगा निधि कहाँ जमा होती है? केंद्रीय समेकित कोष में जमा होती है। मनरेगा के लिए निधि का प्रावधान केंद्र सरकार अपने भारतीय समेकित कोष में कराती है। यहाँ से राशि राज्य सरकार को दिया जाता है। कि मनरेगा में शिकायत निवारण की व्यवस्था किस स्तर पर है? तो शिकायत निवारण की व्यवस्था किस स्तर पर है? तो देखिए, मनरेगा के तहत शिकायत अब ग्राम पंचायत में भी कर सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर भी शिकायत कर सकते हैं, जिला स्तर पर भी कर सकते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी स्तरों पर। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, सभी स्तरों पर इसमें शिकायत आप कर सकते हैं। ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर शिकायत निवारण की व्यवस्था होती है। ग्राम स्तर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है और यदि उसका समाधान नहीं होता है तो उसे ब्लॉक स्तर पर बढ़ाया जा सकता है। देखिए, पहले तो आप ग्राम स्तर पर शिकायत करते हैं, वहाँ पर आपका निवारण नहीं मिलता या संतुष्ट नहीं होते हैं वहाँ के कार्रवाई से, तो आप इसको ब्लॉक स्तर पर लेके जा सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर भी आपको संतुष्ट नहीं है तो आप इसको जिला स्तर तक बढ़ा कर ले जा सकते हैं। मनरेगा में प्रत्येक जिले के लिए कौन सी इकाई नोडल एजेंसी होती है? प्रत्येक जिले के लिए एक नोडल एजेंसी होता है। कौन सा इकाई नोडल एजेंसी होता है? तो जिला परिषद। जिला परिषद ही जो है मनरेगा के काम को बांटता है। जिला परिषद और जिला कार्यक्रम समन्वयक योजना का नोडल कार्यान्वयन करता है, लेकिन ग्राम पंचायत इस योजना को मुख्य रूप से लागू करती है। जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार है कि जॉब कार्ड संबंधित व्यक्तियों के पास के ही रहें, जॉब कार्ड संबंधित व्यक्ति के पास ही रहें, यह सुनिश्चित करता है। मनरेगा के अंतर्गत सबसे अधिक धन किस पर खर्च होता है? तो मजदूरी पर। मनरेगा का अंतर्गत सबसे ज्यादा धन किस पर खर्चा करना है? तो मजदूरी पर। मनरेगा के अंतर्गत सबसे अधिक धन मजदूरों पर ही खर्च होता है, क्योंकि यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी मजदूरी भुगतान के लिए है।
मनरेगा का सीधा लाभ किससे मिलता है? मनरेगा का सीधा लाभ किससे मिलता है? तो ग्रामीण गरीब मजदूर को। मनरेगा का सीधा लाभ किससे मिलता है? ग्रामीण गरीब मजदूर को मनरेगा का लाभ मिलता है। मनरेगा योजना का मुख्य लाभार्थी ग्रामीण गरीब एवं बेरोजगार मजदूर वर्ग है। इनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हो तो मनरेगा से जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से मनरेगा का उद्देश्य नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि मनरेगा का उद्देश्य क्या नहीं है। तो 1 वर्ष में 100 दिन तक का कुशल श्रम प्रदान करना। देखिए 100 दिन का अकुशल श्रम प्रदान करना है, न कि कुशल। यहाँ दिया गया है 100 दिन का अकुशल श्रम प्रदान करना है, न कि कुशल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि अकुशल श्रम देना है। कुशल वाला श्रम यानी बिना कौशल का श्रम देना है 100 दिन तक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उद्देश्य नहीं है। बाकी देख लेते हैं। उत्पादक कृषियों का निर्माण करना। देखिए उत्पादक कृषियों का निर्माण करना ये मनरेगा का उद्देश्य है। जीविका निश्चितता को लाभ करना, जीविका निश्चितता को भी लाभ करना भी ये उद्देश्य है। क्योंकि देखें मनरेगा का मेन उद्देश्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है न्यूनतम मजदूरी उसको मिले और अपना आजीविका चलाए। महिला संरक्षण हेतु सुनिश्चित करना, महिला के लिए चिकित्सा उपलब्ध कराया जाता है मनरेगा, जहाँ काम दिया जाता है वहाँ पर, तो भी आंसर होगा। अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए अनुमोदन वाले हस्तकार की सुविधा प्रदान की जाती है। हस्तकार की सुविधा प्रदान की जाती है जो हाथ से काम करने वाले हैं और अकुशल मजदूर, इनमें किसी तरह के कौशल की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इसका विकल्प ए सही नहीं है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए सही नहीं, उद्देश्य ए वाला उद्देश्य जो है क्वेश्चन मतलब विकल्प ए उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। आज का क्लास कंप्लीट हुआ और एक चैप्टर हम लोगों ने मनरेगा कंप्लीट कर लिया, और मनरेगा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अब उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथ मिलते हैं फिर अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी हम लोग का सीरीज चल रहा है जीविका का, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन, अभी तो हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज ख़त्म कर लिए, अब हम लोग योजना पढ़ रहे हैं। तो योजना में आज एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए, मनरेगा ख़त्म कर लिए। अगली बार आएंगे तो अब पंडित दीनदयाल योजना जो है उसको ख़त्म करने हैं। पंडित दीनदयाल योजना को हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक धीरे धीरे करके हम लोग पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।